नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्सक्लूसिव और उस विस्तृत इंटरव्यू से हम कर रहे हैं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज तक को दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं होगा, गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी और विकास के जो दावे वादे हमने किए हैं उन पर एक एक करके अमल होगा। हमारी साथी, हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने यह इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ से किया और योगी ने खुलकर श्वेता के तमाम सवालों के जवाब दिए। हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले FIR लॉन्च नहीं होती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो इस बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश में 100% FIR दर्ज हों। फिर अपराध हो रहा है, पहले तो अपराध को रोकने की पूरी तैयारी हो, लेकिन आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण से कोई अपराध घटित भी हो रहा है तो उसका वह वर्कआउट होना चाहिए। अपराधी पकड़े जाते हैं, समय पे चार्जशीट दाखिल करिए। जो अपराधी जेल के अंदर हैं, पैरवी करके उनको सजा कराने की तैयारी होनी चाहिए। हर स्तर पर कार्रवाई चल रही है। तो आंकड़े इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि FIR दर्ज हो रही है। हाँ, 100% FIR दर्ज करने। दूसरा, जिन माफिया गिरोहों पर शिकंजा कसना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रदेश तो बदनाम रहा है खनन माफिया के लिए, वन माफिया के लिए, भू माफिया के लिए, राजनीतिक संरक्षण में पनपने वाले उन संगठित गिरोहों के लिए जिन्होंने प्रदेश को अराजक और जंगल राज में बदल दिया था। उन लोगों पर जब शिकंजा कस रहा है तो वहां से बेरोजगार हुए लोग कहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। तो ये वह स्टेज है और हमें माइंड वेकअप करके चलना होगा कि ये कुछ समय तक चलेगा जब तक कि हम हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद न कर दें। ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। हम लोगों ने अवैध बूचड़, इलीगल जो स्लॉटर हाउसेस थे, उनको हम लोगों ने बंद करने के लिए NGT और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को ध्यान में रख करके उसी प्रकार के एक आदेश जारी किया कि भाई इनका पालन आप लोग अपने अपने जिलों में करवाइए। इस दौरान बहुत सारे ऐसे मामले थे जिन्होंने कोर्ट में जाकर के वहां पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसमें कुछ अलग ही डायरेक्शन जारी किए हैं। हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। अभी 17 जुलाई को कोर्ट में मामला लगा हुआ भी है। लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग प्रदेश के अंदर इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और जो करता हुआ पाया जाएगा उसको दंडित भी करेंगे। किस बैंक से कितने किसानों ने पैसा लिया है, हम लोगों ने 31 मार्च 2016 तक लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के फसली ऋण को माफ करने की घोषणा की है। ये सूची हमें बैंक ही देंगे। तो बैंकर्स ने हमें सूची देने में कुछ लेट किया है। हम लोग अभी पिछले दिनों उनके साथ बैठे थे तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा है उनको कि किसी भी किसान को आप नोटिस नहीं देंगे। बजट पास करते ही हम इतना पैसा बैंक संबंधित बैंकों को दे देंगे। उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। पूरी योजना को हम लोग कार्यरूप दे चुके हैं। सभी बैंकर्स को उनके सामने हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया है। उतना पैसा हम बैंक को दे देंगे और बैंक उन किसानों के उस जो पैसा 1 लाख तक का ऋण उसका रहा है, उस ऋण को माफ करके किसान के सतत विकास और उसकी आत्मनिर्भरता के लिए जो कदम प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए थे वो हम उसके माध्यम से उठा रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा है, अब सोचिए कि गोमती रिवर फ्रंट PPR उसका बनता है 160 करोड़ का। DPR बनते बनते वो चला गया 660 करोड़ और उस परियोजना को पूरा होना था जनवरी 2017 में। मार्च 2017 में हम लोग जब निरीक्षण करने के लिए वहां जाते हैं तो तब तक 60% कार्य, 24 उसमें कार्य संपन्न होने थे। 24 में से केवल 8 छोटे कार्य संपन्न हुए हैं, 8 छुए ही नहीं गए हैं, 8 अधूरे पड़े हुए हैं और पैसा खर्च हो चुका है 1437 करोड़ रुपए। क्या है ये? लूट नहीं तो क्या है? इन सब मामलों में हमने तो इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी को दिया है जांच। हम अपनी एजेंसी से जांच कराएंगे। लोग कहेंगे देखिए साहब दबाव, केंद्र भी तो आपका ही है। नहीं, केंद्र भाई हम केंद्रीय एजेंसी से इसलिए दे रहे हैं जिससे ये आरोप न लग सके। CBI के बारे में कहा जाता है निष्पक्ष है, तो कम से कम CBI निष्पक्ष ही जांच कर लें। बहुत सारे मामलों में कहते हैं CBI को दीजिए, हमने उसको दिया है। 1,21,000 किलोमीटर गड्ढायुक्त सड़कें उत्तर प्रदेश के अंदर थी, अलग अलग विभागों। इसमें गन्ना विभाग था, इसमें PWD था, इसमें सिंचाई विभाग भी था, इसमें मंडी समिति थी, इसमें स्थानीय निकाय की इकाइयां भी थी, इसमें जिला पंचायत भी थी, पंचायती राज का भी था, अलग अलग विभागों के थे।
बहुत सारे विभाग थे जिनके पास इस मद में कोई पैसा नहीं था, जैसे सिंचाई विभाग है, जैसे गन्ना विभाग है, इनके पास कोई भी इस मद में पैसा नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से जब बजट पास होगा तभी हम उसको पैसा दे पाएंगे। मंडी समिति के पास पैसा नहीं था, लेकिन मंडी समिति को हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था कराई, क्योंकि मंडी के मद में कुछ पैसा था तो सड़कों के लिए हम लोगों ने उनको उपलब्ध करवाया। पीडब्ल्यूडी के कुछ पैसा दिया गया, तो कुछ पैसा बजट पास होते ही हम उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लेकिन पहली बार हो रहा है कि 100 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर 85,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बन जाएं, गड्ढा मुक्त हो जाएं। 1,21,000 है, ये 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पाप और भ्रष्टाचार का एक नमूना है प्रदेश के अंदर। ये जो गड्ढे हैं, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, हमें नहीं मालूम था कि इतने बड़े गड्ढे होंगे, लेकिन इनके पाप और भ्रष्टाचार के गड्ढे इतने व्यापक हैं, इतने बड़े हैं कि इनको भरने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन हम लोग इस कार्य को, इस लक्ष्य को पूरा। आज की तारीख में आपको लगता है कि अब सेटल हो गया है एंटी रोमियो स्क्वाड? नहीं, सेटल नहीं हुआ, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुधार हो गया है उसमें? सुधार हुआ है, उसके लिए गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई है, और उसमें अगर जिन पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस कर्मियों ने उस गाइडलाइन के विरुद्ध जाने का कार्य किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। लेकिन इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 13 लाख ऐसे मामलों को चिन्हित किया, जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूल कॉलेजेस के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर, किसी बाजार, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में, पूरे प्रदेश के अंदर अब तक पिछले 100 दिन के दौरान लगभग 13 लाख ऐसे मामले चिन्हित हुए थे, जिसमें 8 लाख तो 8 लाख ऐसे लोगों को, उनके परिवार वालों को बुला करके उनको सौंपा गया। 5 लाख में कड़ी हिदायत उनको दी गई, और बाकी लगभग 13,000 के आसपास ऐसे मामले थे जिनमें हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ी है। परिवार की महिलाओं ने, बहू बेटियों ने इसका स्वागत भी किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये युवाओं के विरुद्ध, युवाओं के विरुद्ध नहीं था, मंचलों के विरुद्ध था, उन शरारती तत्वों के खिलाफ था जो सड़क पर चलना माँ बहनों की, बेटियों की के लिए एक समस्या पैदा करते थे। उन लोगों के लिए व्यवस्था है और ये आगे भी चलेगा। देखिए, जिस प्रदेश में कार्य संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जहां पर मुख्यमंत्री सप्ताह में 10 मिनट के लिए कार्यालय जाते थे, जहां पर अधिकारी 11 बजे के बाद चले गए तो चले गए, नहीं तो लंच के बाद तो कोई कार्यालय सब वीरान हो जाते थे, वहां पर एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। और मुझे लगता है हम लोग तो एक टारगेट पहले ही दे दिए हैं कि भाई जो इस स्पीड से चल पाएगा वो रहें, तो बाकी जो नहीं चल सकता वो अपना रास्ता तय कर ले। हम लोगों ने सबके सामने इस बात को कह दिया है। उत्तर प्रदेश को वास्तव में अगर हमें आगे ले जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, यहाँ की कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी, यहाँ के व्यक्ति के लिए संस्थाओं को जो नष्ट किया गया है, किसी परिवार विशेष के भ्रष्ट कारनामों को छुपाने के लिए संस्थाओं को जो बलि दी गई है, इससे उभरना पड़ेगा, और इस दिशा में किया जा रहा एक प्रयास है। और मुझे लगता है कि प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी और सभी सहयोगियों ने मिलकर के इस दिशा में एक अच्छा सहयोग दिया है। उसके कुछ परिणाम सामने आए हैं, जनता की तरफ से अच्छा रिस्पांस आया है। मुझे लगता है कि अगर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है या कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना के साथ कोई वक्तव्य नहीं दे रहा है, तो हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पिछली सरकारों की तुलना में कुछ बेहतर करने का प्रयास हुआ है। 100 दिन किसी सरकार की कार्यप्रणाली को आंकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी दिशा में किया गया प्रयास है तो परिणाम भी अच्छा होगा। सेवा का एक विस्तार है, आप उस विस्तृत क्षेत्र में कार्य करिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी 2014 में, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब फरवरी मार्च में सर्वे हुए थे तो उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर जो 100 स्वच्छ शहरों में केवल वाराणसी 32वें क्रम में आया था, और 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के थे। तो मुझे लगता है कि इन सभी स्वयंसेवी संगठनों को हम लोग तो इनको आह्वान बार बार किए हैं कि आप स्वच्छता अभियान के साथ जुड़िए, आप वृक्षारोपण के अभियान के साथ चलिए। अभी हम लोग स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किए हैं, इस अभियान के साथ आप जुड़िए। समाज में किसी अच्छे रचनात्मक अभियान के साथ आप लोग जुड़िए, साक्षरता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जुड़िए, गरीब कल्याण के लिए की जाने वाली घोषणाओं के साथ आप लोग जुड़िए, लेकिन कानून को कोई हाथ में न लें। अगर कानून को किसी ने हाथ में लिया
तो देखिए कानून फिर उस मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा, पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ निपटने का कार्य करेगा और वो हम लोग कर रहे हैं। ये छूट आपने दे रखी है पुलिस को? प्रशासन को खुली छूट है कि जहां पर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करे सख्ती के साथ उससे निपटेंगे। सहारनपुर में एक जातीय संघर्ष पैदा करने का प्रयास हुआ था। इसके पीछे वे तत्व हैं जो अब तक की अनैतिक और अवैध गतिविधियों को यहां पे प्रश्रय देते थे, उसमें संलिप्त थे। खासतौर से खनन माफिया सहारनपुर का एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट कब से कह रहा कि उसको रोको रोको, लोग रोकते नहीं थे क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। तो इसके पीछे उन खनन माफियाओं का हाथ था। फाइनेंस उनके स्तर पर इन सब गतिविधियों के लिए हो रहा था। भीम आर्मी कुछ भी नहीं, ये केवल उन खनन माफियाओं के जेब का एक वह हथियार है जिसको इस्तेमाल कर रहे थे इस रूप में। मुझे लगता है सभी लोग उस षड्यंत्र को समझ चुके हैं। प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई की है। उस कार्रवाई के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऐसे तत्व जो इसके पीछे रहे वे भी गिरफ्त में आएंगे। देखिए, गौ सेवा तो हमारी सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है और उसमें मैं भी करता हूँ। मुझे भी अवसर मिलता है तो मैं गौ सेवा बहुत अच्छा पुण्य का कार्य मानता हूँ। लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में उठाने की छूट किसी को नहीं है और इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटित हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना घटित हुई नहीं होने देंगे। पहले से सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है। प्रदेश के अंदर इलीगल स्लॉटर हाउसेस को रोकना गौ तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की एक कड़ी थी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग पूरी तरह बंद है। जहां कहीं भी अगर थोड़ी कोई शरारत कर रहा है तो पुलिस पूरी सक्रियता के साथ ऐसे तत्वों को दबाने का कार्य कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। और खबरदार में अब हम उस खतरनाक ट्रेंड का पूरा विश्लेषण करेंगे जो कश्मीर में पाकिस्तान के दुष्प्रचार के कामयाब होने का सबूत है। कश्मीर में आज फिर से विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई। लश्कर के जिस टॉप कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, उसके जनाजे में गांव वालों की भारी भीड़ जुटी। वहां वो सब हुआ जिससे पाकिस्तान की बाँछें खिल सकती हैं और टेरर नेटवर्क को तबाह करने के हमारे इरादे के रास्ते को और मुश्किल बना सकती हैं। लश्कर वालों को एक करके ढूंढ निकालोगी। आतंकी के जनाजे में जय पाकिस्तान। ये पाकिस्तान परस्तों की वो जमात है जिसे एक आतंकी की मौत पर छाती पीटते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा वॉर ने इनके दिलों में इतना जहर भर दिया है कि एक आतंकी के जनाजे में इनकी आंखों से आंसू झड़ते हैं, सीना दर्द से फटने लगता है। ये इनामी आतंकी वशीर लश्करी का जनाजा है जिसे शनिवार को हमारी सेना ने घेर कर मार गिराया था। ये हमारी सेना के लिए बड़ी कामयाबी थी जिस पर जश्न होना चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महिला वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बुरी तरह से टीम इंडिया ने पीट दिया है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान के सामने टीम इंडिया ने रखा था, लेकिन महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को एक बड़े अंतर से हरा दिया है। पाकिस्तानी महिला टीम 95 रनों से ये मैच हार गई है और भारतीय क्रिकेट टीम का विजय अभियान लगातार जारी है। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मुसीबत में आ जाएगी क्योंकि 169 रनों पर पाकिस्तान ने समेट दिया था, लेकिन 95 रनों से बात दे दी है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। तो ये बड़ी जीत महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की, जिसमें टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को यहां पर धूल चटा दी है। और देखिए जश्न,
और जैसे ये खबर आई है, चैंपियंस ट्रॉफी में हार का बदला ज़बरदस्त लिया है महिला क्रिकेट टीम ने और उसके बाद जश्न शुरू। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ऐसा लग रहा था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम स्कोर खड़ा नहीं कर पाई है बड़ा, तो इसका श्रेय क्या आप सीधे सीधे गेंदबाजों को देंगे जिन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल करवाई? गेंदबाजों को देंगे और बल्लेबाजों को भी, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान ने गेंदबाजी बड़ी अच्छी की, फील्डिंग बड़ी अच्छी की, लेकिन हम जानते हैं कि उनके पास उस तरह की बैटिंग नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 170 चेज कर दे। और जब भारत की विकेटें गिर गई थी, एक वक्त लग रहा था कि 120 125 पर रुक ना जाए, वहां पर जो सुषमा वर्मा ने आकर पारी खेली, झूलन गोस्वामी के साथ उनकी साझेदारी हुई, कम से कम 170 तक लेकर गए। और मैं फिर इसका पैरेलल ढूंढता हूं जो एंटीगा में शुक्रवार को भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला था, जहां पर धोनी ने सिचुएशन को समझा, कंडीशंस को समझा, वो समझ गए कि अगर 250 तक मैं चले जाऊंगा अपनी टीम को जिता दूंगा। तो वही चीज आपकी महिला टीम ने आज की, 170 तक गए और उसके बाद फिर एक फॉर्मेलिटी थी। पाकिस्तान 50 ओवर तक गेम में जरूर था, लेकिन जिस वक्त 170 रन आ गए बोर्ड पर, मुझे लगता नहीं था कि पाकिस्तान इतने चेज कर पाता जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। और भारत ने आज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया, इंग्लैंड को भी हराया है। आप ये देखें, इंग्लैंड को भी हराया है, तो ये मजबूत दावेदार बन गई मिताली राज की टीम। नहीं, वही विक्रांत, हम आपसे वही जानना चाह रहे थे कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के आगे जबरदस्त शानदार प्रदर्शन हमारी महिला खिलाड़ी करती हैं, बड़ा स्कोर खड़ा करती हैं, बड़ा मैच जीतती हैं, और पाकिस्तान जैसी टीम के सामने जब 169 पर आउट होती हैं, तो क्या तब हमें लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई थी, कहीं कोई प्रेशर था इन खिलाड़ियों पर, या वो 170 आप मानते हैं कि जो जेन्युइनली खेल कर बनाया जा सकता था वही स्कोर है? विक्रांत, नहीं देखिए सईद भाई, हर रोज एक नया दिन होता है, कंडीशंस नहीं होती हैं, विकेट नया होता है, और आज पाकिस्तान ने गेंदबाजी अच्छी की थी। हालांकि कल मिताली राज ने कहा था कि जो हाइप होता है ना भारत पाकिस्तान का, मेंस क्रिकेट में होता है, हमारी विमेंस क्रिकेट में नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो दिख रहा था आज, वो टेंटेटिवनेस भारत की आज खेल में दिखी। आपकी जो स्टार प्लेयर हैं, जो पहले मैच में 90 बना चुकी हैं, फिर 100 बना चुकी हैं, मंधाना आज जल्दी आउट हो गई और उसके बाद प्रेशर हुआ, मिताली राज ने रन नहीं बनाए। तो मैं ये कहूंगा कि दो तरह से आप देख सकते हैं। आप एक ये कह सकते हैं कि यार बैटिंग तो आज चली नहीं, 170 तक कैसे भी पहुंच गए। दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि जो टीम बीच में फंस गई हो और अपने ऊपर विश्वास रखे कि चलो यार हम उतने रन बना लें जितने में मैच जीत सकते हैं और फिर जीतें, उस टीम की मैं ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि 2 संडे हो गए, मैं था लंदन में था और आप यहाँ पर स्टूडियो में थे जब मेंस टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारी थी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया था। कम से कम आज भी वो बहुत उम्मीद लगाकर बैठे थे, कम से कम आज वो चुप करके बैठेंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका विक्रांत। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत जानकारी दे रहे थे। 169 बनाए थे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, कोई भी हमारी खिलाड़ी ऐसी नहीं थी जो बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई। 47 सबसे ज़्यादा राउत ने बनाए थे, लेकिन अर्धशतक भी नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान को भारतीय महिला गेंदबाजों ने समेट दिया। हमने बदला पूरा कर लिया है। जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी हार हुई थी उसका ये ज़बरदस्त बदला लिया गया है। हार का हिसाब हमने पूरा कर दिया है। वर्ल्ड कप में बेटियों ने ये बदला लिया है, चैंपियन। लेकिन जिस तरह से विक्रांत ने कहा कि पाकिस्तान की जिस तरह की महिला क्रिकेट टीम है, उसे देखकर ये लग रहा था कि 170 का स्कोर भी काफ़ी है, और वो सच कर दिखाया हमारी बेटियों ने। फिलहाल रुख दूसरी खबरों का। आरक्षण पर राजनीति का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन पहली बार क्रिकेट टीम में आरक्षण की बात हुई है। मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने क्रिकेट में दलितों के आरक्षण का नया राग छेड़ा है, जिसका दलित नेताओं ने भी खुलकर समर्थन किया है। बीएसपी इसमें सबसे आगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार क्या हुई, क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया। किसी ने विराट के ओवर एग्रेशन पर हार का ठीकरा फोड़ा, किसी ने टीम कॉम्बिनेशन पर उंगली उठाई, किसी को यह लगा कि युवराज धोनी जैसे तुरुप के पुराने पत्ते को अब गुड बाय कह देना चाहिए, जितने मुंह उतनी थ्योरी। लेकिन हार की जो वजह मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने बताई वो अद्भुत है। मतलब हमारे खिलाड़ी इतने पूरे दुनिया में, मतलब बैटिंग में और फील्डिंग में, बॉलिंग में, मतलब बहुत ही बड़े मशहूर थे।
लेकिन इतने दिनों के बाद पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी बुरी हार हुई, जिस तरह श्रीलंका के साथ हमारी मैच हम जीतना चाहिए था लेकिन खाली 1 रन से हम हार गए थे, तो ऐसा हारना भी होता था तो हम समझ सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा क्यों ऐसा हो गया कि भाई इतने रुबाबदार और सब पूरे दुनिया में प्रसिद्ध जो हमारे बैट्समैन थे, बॉलर थे, तो उन्होंने मतलब इसी तरह का खेल क्यों किया, ये संभ्रम मेरे सामने है। इसीलिए मैंने वो बोला कि भाई इसमें कुछ ऐसा कुछ है क्या। अठावले ने न सिर्फ भारत की हार की नई थ्योरी दी, बल्कि ये भी बता दिया कि क्रिकेट में भारत को नंबर 1 बने रहना है तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जरूर हमें विजय गोयल जी से बात करेंगे। जिस तरह मैं इसी तरह की मैच जब हारती है तो हमारे दलित और आदिवासी खिलाड़ियों को मतलब उसमें मौका मिलता नहीं है, मतलब बहुत बार उनको वो टीम में नहीं लिया जाता है। विनोद कांबली बहुत साल पहले अपनी टीम में कुछ दिन ही रहे, उसके बाद हमारे दलित समाज में से कोई भी खिलाड़ी वहां नहीं आता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि दलित और आदिवासियों को क्रिकेट और भी खेलों में अगर रिजर्वेशन हो जाता है तो मुझे लगता है कि भाई उसमें भी मतलब हमारे अच्छे खिलाड़ी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए खेलों में भी, क्रिकेट में और दूसरे खेलों में भी अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए अगर रिजर्वेशन रहेगा तो मुझे लगता है कि और भी जो हमारी टीम है, टीम और भी ताकतवर हो सकती है। अठावले ना तो क्रिकेटर हैं, ना क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, ना ही क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने खेलों में आरक्षण की गुगली उछाली है, क्योंकि वो आरक्षण की राजनीति का ही फल फूल खाते रहे हैं। इसलिए उनकी इस दलील का दलित राजनीति करने वाले दूसरे नेताओं ने भी समर्थन किया। जो अठावले जी ने बात उठाई है वो तो मैं पहले उठा चुका हूँ, उन्होंने भी उठाई तो अच्छी बात है और देश को सोचना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका सोच सकता है तो हमारा देश क्यों नहीं सोच रहा है इस बात के ऊपर, और क्रिकेट में भी भागीदारी की जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर हो कि वो बयान अगर भारत सरकार की ओर से हो तो भारत सरकार के बयान को गंभीरता से विचार विमर्श करने के लिए संसद के पटल पर जाना चाहिए और उस पर तभी हमारी पार्टी, हमारी नेता बहन मायावती जी उपयुक्त समय पर उस पर अपना प्रतिक्रिया देंगी। अठावले महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं। अपनी पार्टी आरपीआई के वो इकलौते नेता हैं जिन्हें लोग जानते समझते हैं। कभी यूपीए के साथ तो कभी एनडीए के साथ उनकी पार्टनरशिप। क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में अभी तक कोई जातीय सर्वे देखने या सुनने में नहीं आया। खिलाड़ियों को उनके शतकों या विकेटों से जानना पहचाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत खिलाड़ियों के लिए टीम में जगह आरक्षित है। कुछ अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन क्या ये भारत में मुमकिन है? वो भी वहां जहां क्रिकेट का पूरा तंत्र ही निजी हाथों में है, जहां क्रिकेट एक खेल नहीं अरबों खरबों का कारोबार है। दिल्ली में मनजीत सिंह नेगी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। मॉनसून आ चुका है, तो मॉनसून आया और मुश्किलें लाया। गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आसमान से आफत गिरने लगी है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि बारिश कैसे देश के ज्यादातर हिस्सों में आपको और हमें बेहाल कर रही है। राजस्थान में बहा लेने वाली बरसात, आसमान से गिरती मूसलाधार आफत, भारी बारिश से बेहाल हुआ गुजरात, बह गई पटरियां, थमा रेल यातायात। दिल्ली में मॉनसून ने बढ़ाई मुश्किल,
सामने अगर आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर रोड पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर लोग सड़क पार कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में पानी देखकर बैठ गया दिल। तो आइए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां बारिश तो कई शहरों में हो रही है, लेकिन जोधपुर में बारिश की वजह से जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। शहर में पानी का बहाव इतना तेज और ऐसा रहा कि एक शख्स नाले में बह गया और काल के गाल में समा गया। राजस्थान के आसमान में जैसे ही बादलों की आवाजाही शुरू हुई, डरा देने वाली तस्वीरें सामने आने लगी। दिल बैठने लगा और दहशत की आहट सुनाई देने लगी। तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पानी का बहाव देखिए और इसकी ताकत देखिए। ये स्कूटर, ये मोटरसाइकिल, गाड़ियां बही जा रही हैं। और अब देखिए पानी के तेज बहाव के साथ ऑटो चला आ रहा है। पानी में बह रही गाड़ियों पर कोई ब्रेक नहीं है। उन्हें रोकने की सारी मशक्कत नाकाम साबित हो रही है। ये देखिए पानी में बह रही मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश कर रहा ये शख्स खुद बह चला। राजस्थान का शहर जोधपुर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन महज 45 मिनट की मूसलाधार बारिश में इसकी रंगत बदल गई। पूरा का पूरा शहर नदी में तब्दील हो गया और सड़कें पूरी तरह से डूब गई। शनिवार को इतनी बारिश हुई कि पहाड़ी से सटे जोधपुर के इस इलाके में बाढ़ सी आ गई। पिछले कई दिनों से जोधपुर के लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल थे। बारिश हुई तो गर्मी से राहत मिली, लेकिन दूसरी मुश्किलों ने घेर लिया। प्रशासन और निगम के तमाम दावे खोखले साबित हुए। शहर के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया और बरसात जानलेवा साबित होने लगी। शनिवार की शाम हुई बारिश के बाद पानी का बहाव तेज होने लगा। अमरचंद राठी नाम के एक सरकारी टीचर को बहा ले गया। दरअसल राठी ड्यूटी के बाद अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी उनका हेलमेट नीचे गिर गया। हेलमेट उठाने के चक्कर में राठी हेलमेट समेत पानी में गिर गए और करीब के नाले में बह चले। लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो करीब 2 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन 7 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी राठी की जिंदगी नहीं बच सकी। रेस्क्यू टीम को नाले में फंसी राठी की लाश मिली। से बताया कि उस व्यक्ति का हेलमेट पानी में गिर गया। वो हेलमेट को लेने के लिए नीचे उतरा और पानी में बैग ले गया। हमारी रेस्क्यू टीम, प्रशासन की और नगर निगम की पूरी टीम और साथ में जो सिविल लाइन की हमारी गाड़ी है, उन्होंने होदी से होदी अंदर घुस के गैस का मास्क लगा के हर प्रकार से प्रयास किए कि इस बार बॉडी मिल जाए। सिर्फ जोधपुर नहीं, राजस्थान के दूसरे तमाम शहरों में भी मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश ने बीकानेर का हाल बेहाल कर रखा है। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। कई जगहों पर रेल ट्रैक बहने की वजह से रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर में 7 सेंटीमीटर, झुंझुनू में 5 सेंटीमीटर, अलवर में 4 सेंटीमीटर, माउंट आबू में 4 सेंटीमीटर और उदयपुर में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। एक समय था जब राजस्थान रेगिस्तान का दूसरा नाम हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजस्थान के कई इलाकों से बाढ़ की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बीकानेर से रौनक व्यास और जोधपुर से नवीन दत्त के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। और राजस्थान से आइए आपको गुजरात ले चलते हैं। गुजरात में भी आसमानी बूंदे कोहराम मचा रही हैं। मोरबी से लेकर पाटन तक और बनासकांठा से लेकर जामनगर तक ऐसी बारिश हुई कि सड़कें जलमग्न हो गईं। खेत खलिहान, बाजार, दुकानें सब डूब गए। गुजरात सरकार ने बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
डूबे आशियाने, डूब गया पूरा गांव। अपने ही घर की छत पर मिली ठाव। सैलाब में फंस गई जिंदगी। न रास्ता दिखता, न ही नजर आती हैं सड़कें। झमाझम मॉनसून, मुश्किल ऑन। मॉनसून पहुंचते ही गुजरात की मुश्किल बढ़ गई। बारिश ऐसी कि गांव के गांव और शहर के शहर परेशानियों के सैलाब में डूब गए। जरा मोरबी की तस्वीरें देखिए। ट्रक पानी के तेज बहाव में फंस गया, चक्के जाम हो गए और 3 जिंदगियां फंस गईं। जान बचाने के लिए चीख पुकार मची तो गांव वालों से लेकर प्रशासन तक के लोग जुटे। एक तरफ से रस्सियां फेंकी गईं, जिनके सहारे ये तीनों लोग किसी तरह अपनी जान बचा पाए। शनिवार सुबह से ही हो रही भारी बारिश से मोरबी के टंकारा में बना डेमी 2 बांध भी लबालब भर गया। करीब 12 इंच बारिश ने पूरे इलाके में खतरे की घंटी बजा दी तो एहतियातन बांध के 14 दरवाजे खोल दिए गए। फिर पानी का ऐसा तेज बहाव कि एक पूरा इलाका जलमग्न हो गया और दर्जन भर लोग फंस गए। ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे थे। मासूमों की जान आफत में आई तो इलाके में कोहराम मचा। फौरन फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 9 बच्चों समेत 11 लोगों को सही सलामत बाढ़ से बचाया गया। टंकारा में लक्ष्मी नगर में कुछ आदमी फंसे हुए हैं, तो जैसे ही हमारी टीम पहुंची है, पहुंचने के बाद हमारा काम शुरू कर दिया है और बच्चे निकाले गए हैं। उसमें 9 बच्चे हैं, टोटल 9 बच्चे निकाले गए हैं और एक जेंट्स है और एक महिला है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो 5 से 7 साल है, उनको निकाल लिया गया है। आइए अब जरा गुजरात के दूसरे इलाकों का भी हाल देखते हैं। पाटन के सिद्धपुरी में पूरी रात जोरदार बारिश हुई। 12 घंटे में करीब 13.5 इंच बरसात ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। कई इलाकों में 4 से 5 फीट पानी भर गया। सड़कें डूब गईं, बाजार जलमग्न हो गए। गुजरात के बनासकांठा में भी आसमान से बादल नहीं, मुसीबत बरस रही है। सड़कों पर इतना पानी भर चुका है कि चलना तो क्या, घर से निकलना दूभर है। हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से कहीं गाड़ियां फंसी पड़ी हैं तो कहीं लंबा जाम लगा है। पानी दफ्तरों तक में घुस गया है। कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। थोड़े समय में ज्यादा बारिश भी हुई है तो फ्लड का भी कहीं असर हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने डिजास्टर मैनेजमेंट के सभी लोगों को काम पे लगाया है। सभी कलेक्ट्रेट को अलर्ट किया है और जहां ज्यादा बारिश हुई वहां हाई अलर्ट भी किया है। बनासकांठा और आसपास के इलाकों में हुई जोरदार बारिश ने रेल मुसाफिरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। पालनपुर के करीब पटरियों के दोनों ओर की मिट्टी बह गई, जिससे अहमदाबाद से दिल्ली आ रही आश्रम एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। करीब 15 घंटे तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। मरम्मत चलता रहा और मुसाफिर परेशान होते रहे। अब जामनगर चलते हैं। जामनगर में तो कई इलाकों में सड़कें बहती नदी में तब्दील हो गई। भारी बारिश के बाद खतरे को देखते हुए बांध के 5 गेट खोल दिए गए, लेकिन दरवाजे खोलने से निचले इलाकों में पानी भर आया है। गुजरात के कई शहरों में हो रही इस बारिश से लोग बेहाल हैं। परेशानी ये कि अभी तो मानसून की शुरुआत है, आगे न जाने क्या होगा।
अहमदाबाद से गोपी खांकर के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब दूसरे राज्यों की भी तस्वीर बारिश के बाद आपको दिखाते हैं। दिल्ली और दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। दिल्ली है तो वैसे देश की राजधानी, लेकिन थोड़ी सी बारिश से ही दिल्ली का हाल बेहाल हो जाता है। ज़्यादातर इलाकों में जल जमाव, जलमग्न सड़कें हो जाती हैं, समस्या शुरू हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ी बारिश में भी देश की राजधानी मुश्किलों के सैलाब में डूब जाती है। सड़कें दरिया बन जाती हैं और शहर समंदर में तब्दील हो जाता है। फिर क्या होता है ये देखिए। थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव देखने के लिए मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी की एक सड़क पर। खानपुर का ये इलाका है, एमबी रोड इसे कहते हैं। और आप देखिए दूर दूर तक आपको ये सड़क नदी बनती हुई नजर आ रही होगी। किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है कि इस तरफ जो कॉलोनियों में लोग रहते हैं, यहाँ तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो तमाम लोग रहते हैं वो इस तरह से परेशान है। दिल्ली में मानसून ने दस्तक क्या दी। भारी भरकम लाल, हरी और काली बसें हाँफने कांपने लगी। लोग पूरी सावधानी से कदम बढ़ाने लगे ताकि कहीं कोई चूक न हो जाए। पिछले 3 दिनों से बारिश कभी पूरी रफ्तार से तो कभी धीमी होकर लोगों को मजा चखा रही है। बारिश का पानी सड़कों पर इस कदर जमा हुआ कि नदियों तालाबों जैसा समा बन गया। बारिश होते ही दिल्ली में जलभराव की समस्या कोई नई बात नहीं है। मैं मौजूद हूं गीता कॉलोनी में और यहां पर भी बारिश होते ही पूरी सड़कें जो हैं वो लबालब पानी से भर चुकी है। यहां पर पता ही नहीं चलता कि सड़क है या गड्ढा है या सिर्फ पानी ही पानी है। और स्थिति ये है कि ठीक यहाँ पर एक कॉलेज है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कॉलेज के ठीक सामने पूरी की पूरी सड़क जो है वो पानी से लबालब भरी पड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में जून 2007 में 150.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल जून में 191.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। मतलब इस साल जून में दिल्ली में औसत 82.2 मिलीमीटर से तकरीबन 2.5 गुना बारिश हुई है। इसी के साथ दिल्ली में जून में बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन क्या सरकारें बारिश का सामना करने को तैयार हैं? क्या जमा पानी निकाला जा सकेगा? क्या दिल्ली अंडरपास के नीचे नहीं डूबेगी? बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर जलभराव देखने के लिए मिलता है, लेकिन कहां गायब रहते हैं तमाम सरकारी एजेंसियों के कर्मचारी? अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे ये तमाम जो गाड़ियां निकल रही हैं ये कितने खतरनाक तरीके से यहाँ से गुजर रही हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों में लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गड्ढे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। ये देखिए, ये बाइक निकली अभी यहाँ से और ये गड्ढे जो हैं ये यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। अब दिल्ली से दूसरे राज्यों में चलिए। कई दिनों की बारिश के बाद बिहार में नवादा के पास ककोलत वाटरफॉल का ये रौद्र रूप देखिए। अचानक सामान्य से 20 गुना ज्यादा पानी आने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश में अब मानसून का रंग दिखने लगा है। पूरब में इलाहाबाद और अवध इलाके में लखनऊ पानी से लबालब होने लगे हैं। इलाहाबाद के कई मोहल्लों में पानी भर गया है, तो लखनऊ में शनिवार को अंडरपास में पानी भरने से आधी बस डूब गई। उत्तराखंड में टिहरी के धनौल्टी में भारी बारिश के बाद का डरावना मंजर देखिए। कई घरों की दीवारें भर-भरा कर गिर गईं। सालों पुराना आशियाना घंटों की बरसात में बर्बाद हो गया। किसी तरह से लोगों ने संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद की। हालात अच्छे नहीं हैं। कुदरत की नाराजगी
इंसान की बनाई चीजों को बर्बाद कर रही है। दिल्ली से पंकज जैन और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।